आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट जिसका नंबर है 19 और आज हमारी तारीख है 4 दिसंबर। हम हवा के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। चलिए आज फिर इस वायु के ही बारे में कुछ और जानकारियां देते हैं और लेते हैं। चित्र को देखने पर आप देखते हैं यहाँ छाता उड़ रहा है तो बाल उड़ रहे हैं, तो यहाँ हवा धूल उड़ा रही है, तो यहाँ कपड़ों को ले उड़ रही है और यहाँ पेड़ के पत्ते और फूल उड़ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? तो पवन के कारण, यानी कि हवा वायु के ही कारण हो रहा है। आपको याद रखना है पवन हवा वायु ये एक ही हैं। सबसे पहले पवन देख लेते हैं। हम ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो हवा का नाम पवन कब पड़ जाता है? जब वो बहना शुरू करती है, चलना शुरू करती है और हमें अच्छे से पता है कि जहां पर उच्च दाब है वहां से वो निम्न दाब की ओर बढ़ती है। पवन मंद गति व तेज गति दोनों से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीजों को उड़ा ले जाती हैं, तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं। हवा धीरे है तो छोटी वस्तुएं थोड़ी थोड़ी उड़ती हैं, लेकिन अगर वो हवा तूफान बन जाती है, पवन तूफान बन जाती है, तो वो कुछ भी उड़ा सकती है, उखाड़ सकती है। पवनों के कुछ प्रकार भी होते हैं। ये हवाएं जो चलती हैं ये कुछ प्रकार की भी होती हैं। जैसे कुछ पवनें ऐसी होती हैं जो हमेशा चलती ही हैं, मौसम के अनुसार या समय के अनुसार वो आपको हर वर्ष मिलेंगी ही मिलेंगी। इसमें एक नाम है व्यापारिक पवनों का, दूसरा नाम है पछुआ पवनें जिन्हें पश्चिमी पवनें भी कहते हैं, और ध्रुवीय पवनें। ये सूरज की रोशनी के हिसाब से बनती हैं और चलती हैं। अब बढ़ते हैं एक और तरह की पवनों का नाम लेते हैं जिनका नाम है स्थानीय पवन। जैसे कि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर लू चलती हैं गर्मियों के मौसम में, तो ये स्थानीय पवनें हैं। वहीं हम मौसमी पवनें या समसामयिक पवनों की बात करें जो मौसम और समय के अनुसार चलती हैं, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में ऐसी पवनें हैं मानसूनी पवनें। जैसे आपने सुना होगा अक्सर मम्मी पापाओं को ये कहते हुए या घर के लोगों को कहते हुए कि मानसून आ गया है, यानी कि बारिश का मौसम जब हमारे यहाँ आता है तो वो हवाएं जो बारिश लेकर आती हैं उन्हें हम मानसूनी पवनों के नाम से जानते हैं। साथ में यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आप इसे जरूर देखें। ये वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसा यंत्र कह सकते हो, एक ऐसा यंत्र है जिसकी जरिए से हमें ये पता चलता है कि हवा किस दिशा से आ रही है और किस दिशा की ओर जा रही है। इन्हीं हवाओं को समझते हैं अपने पृथ्वी के ग्लोब पर। एक ग्लोब का चित्र बनाया हुआ है और उसी पर हम समझेंगे वायु दाब पेटियां और पवनें ये क्या होती हैं। अगर हम इस चित्र को देखें तो इसमें आप देखते हैं 0 डिग्री पर आसमानी रंग से एक पट्टी खींची गई है जिसे जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित इस रेखा को हम बोलते हैं, ये रेखा हमने मान ली है, खींची हुई नहीं है, पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है। तो पृथ्वी का जो बिल्कुल बीच का हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो करीब 5 डिग्री के क्षेत्र में फैला हुआ यह भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने की वजह से वायु हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर निम्न दाब रहता है। इसीलिए इन हवाओं को बोलते हैं हम निम्न दाब वाली हवाएं या डोल ड्रम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये यहाँ पर भूमध्य रेखा निम्न दाब दिया हुआ है, जो डिटेल मैंने आपको बताई वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के संदर्भ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं हवाएं हमने शुरू में ही पढ़ा था उच्च दाब से हल्के दाब यानी निम्न दाब की तरफ जाती हैं, यानी कि ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। तो यहां पर तो गर्म हवाएं हैं,
भूमध्य रेखा पर गर्म हवा है, ये हमने पढ़ लिया अभी अभी। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़े से और आगे चलकर, तो हम यहाँ देखते हैं 30 डिग्री लिखा हुआ है, और 30 डिग्री जहां लिखा है, ये वाली पट्टी जो है, मैं इसे आपको एक बार रंग करके दिखाती हूँ, उत्तर में भी और साथ में दक्षिण में भी। ये उपोषण उच्च दाब है जो यहां पर आपका दिया हुआ है, उपोषण उच्च दाब। ये जो उपोषण उच्च दाब है, यहां पर तापमान अधिक होता है, सूरज की रोशनी यहां पर भी अच्छी खासी होती है, लेकिन अधिक तापमान होने के बाद भी यहां पर हम वायु का दाब अलग तरीके से देखते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर हम यहां ध्रुवों की तरफ देखें, मैं दूसरा रंग ले लेती हूं ताकि आपको समझने में कुछ आसानी हो। अगर हम यहां ध्रुवों की तरफ देखें, ये ध्रुव और ये पृथ्वी का ये वाला सिरा ध्रुव, तो ध्रुवों पर बर्फ जमी है, इसलिए हवा जो है वो भारी होती है। भारी हवा गर्मी की तरफ चलेगी, जिस तरफ गर्मी है, तो ये हवाएं इस तरफ चलती हैं। उत्तर वाली हवाएं ऐसे चलती हैं और दक्षिण वाली हवाएं ऐसे चलती हैं, जिस तरफ गर्म मौसम है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ती हैं, और जब ये आगे बढ़ती हैं तो ध्रुव की हवाएं गर्म हवाओं से मिल जाती हैं, और गर्म हवाओं से मिलकर ये जो है गर्म हवाओं से मिलकर ठंडा बना देती हैं उसे। जैसे आप यहां पढ़ लेते हैं, हम एक बार देखिए, अधिक तापमान रहते हुए भी यहां पर उच्च दाब है। उच्च दाब मतलब हवाएं ठंडी हैं। भूमध्य रेखा पट्टी से उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहती है। भाई गर्म जो है वो ठंडी की तरफ जाएगी और ठंडे गर्म की तरफ आएगी, और इस तरीके से ये जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है, ये हवाएं भी उसी तरफ घूमने लगती हैं। देखिए, ये ऐसे घूम रही हैं और ये ऐसे चल रही हैं, ये पृथ्वी की दिशा में घूमने लगती हैं, और इस तरीके से ये हवा ठंडी होने के कारण नीचे की तरफ उतरने लगते हैं, जिससे कि उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनता है, और ये पवनें भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं तो इसे व्यापारिक पवनें कहते हैं, और पश्चिम की तरफ बहने के कारण इनको पश्चिमी पवनें भी कहते हैं। और ये पश्चिमी पवनें ही हैं जो भारत तक भी आती हैं। व्यापारिक पवनें इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि समुद्र में इन पवनों की दिशा, पवनों को ध्यान में रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह जहाज भेजे जाते हैं ताकि उन्हें चलाना आसान हो सके। मैं एक बार इससे इंक हटा देती हूं ताकि आपके लिए कुछ चीजें थोड़ी आसान हो जाएं। तो हमने दो बात जानी कि भूमध्य रेखा के बारे में जाना कि भूमध्य रेखा की जब हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर निम्न वायु दाब होता है। वहीं हमने बात की ध्रुव की, तो वहां उच्च दाब होता है। इसके ही साथ हमने उपोषण क्षेत्रों की भी बात की जहां पर उच्च वायु दाब होता है, क्योंकि यहां पर भी सूरज की रोशनी सूरज की रोशनी काफी ज्यादा होती है, जिससे यहाँ तापमान ऊंचा रहता है। यहीं से जो मैं आपको बता रही थी कि ध्रुव की पवनें जो है ठंडे इलाके की तरफ चलती हैं और ये गर्म इलाके की पवनें ठंडे इलाके की तरफ चलती हैं, और ये दोनों हवाएं मिल जाती हैं यहां पर, और यहां पर मिलकर ये आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाती हैं, और एक दूसरे के ऊपर प्रेशर कैसे बनाती हैं? टकराती हैं और एक दूसरे को धकेलती हैं। इसी वजह से यहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि यहां पर उच्च वायु दाब होना चाहिए। ठंडी होने के कारण जगहें ठंडी हैं, ठंडी होने के कारण यहां पर उच्च वायु दाब होना चाहिए, लेकिन इन दोनों हवाओं के टकराने के कारण यहां पर निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है। यानी ये हवाएं आपस में टकराकर एक दूसरे पर दबाव बनाती हैं और ऊपर की ओर चली जाती हैं। और इसी संदर्भ में ये जो प्रक्रिया यहां हम उत्तर में देख रहे हैं, यही आपको दक्षिण में भी दिखाई देगी। पृथ्वी की स्थिति दोनों तरफ एक ही जैसी है, तो आपको इन सब बातों का रखना है ध्यान। और ध्रुवों के बारे में आपको बता ही चुकी हूं, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और इसी कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब मैं आपको पिछली वर्कशीट में समझा चुकी हूं, आप चाहें तो एक बार उन्हें वहां से देख लें और सुन लें। तो ध्रुव पर जो पवनें हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय पवनें। जो चीजें आपको एक बार याद रखने की हैं, विशेष बातें जो याद रखने की, एक बार उसे हम रिवीजन कर लेते हैं।
ध्रुव पर कौन सी पवनें होती हैं, तो आप कहेंगे ध्रुव पर होती हैं ध्रुवीय पवनें। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यापारिक पवनें या सनातन पछुआ पवनें कहाँ पर मिलती हैं, तो आप कहेंगे वो उपोषण क्षेत्र है, यानी कि ये वाले क्षेत्र, उपोषण क्षेत्र, जहां पे हमें व्यापारिक पवनें और सनातन पछुआ पवनें मिलती हैं। इसी तरह की खास बातें आपको ध्यान रखनी है भारत के संदर्भ में भी। लू स्थानीय, हमने बात की थी पवनों के बारे में कि भारत में लू जो है स्थानीय पवनें हैं, और वहीं स्थायी पवनें जो हर साल आती ही हैं उनका नाम है व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनें, जो हमने अभी भी नक्शे पर तीनों पवनें मैंने आपको दिखाई और समझाई। और मौसमी पवनें जो मानसून के साथ, जो हवाएं हमारे यहाँ मानसून लेकर आती हैं। तो आज हमने क्या सीखा एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि पवन क्या है। तो पवन उच्च क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली हवा है या वायु है। इसके बाद हमें मिलान करना है। स्थायी पवनें, स्थायी पवनें व्यापारिक पवनें हैं, स्थानीय पवनें लू हैं, मौसमी पवन भारत में मानसूनी पवन। अब इसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ जानकारी आपको एकत्रित करनी है। 1999 में उड़ीसा में चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन करना है कि ये चक्रवात किस तरीके से एक बहुत ही बड़ा चक्रवात बन गया और उड़ीसा तक पहुंचा, और उसके बाद जो भी चीजें हुई वो आप एक बार गूगल पर देख लीजिए। गूगल पर लिखिए 1999 में उड़ीसा में आया चक्रवात। उसके बाद आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उन्हें खोलकर पढ़ लीजिए, आपको उसके बारे में काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। आपको वर्कशीट को समझने के साथ साथ इन वायुओं के नाम और इनकी जानकारी भी आसानी से मिल गई होगी। आप चाहते हैं महाअध्ययन की तरफ से आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें ताकि आपको आपका होमवर्क करने में आसानी रहे, तो जरूरी है कि वीडियो को लाइक्स और शेयर्स मिलने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइबर्स भी मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, कलर चेंज, और अब लिखा होगा वहां पे सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।